सो हाय एवरीवन। एसएससी एमटीएस 2025 आज ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। सभी शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट शिफ्ट को एनालिसिस करने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 और आज 13 फरवरी का पेपर भी ख़त्म हो चुका है। आज हम सभी शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जीके में कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस रखना है। अगर आप ऑलरेडी पेपर दे चुके हो या आने वाले शिफ्ट में आपका पेपर है तो आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा। उसके बाद अर्जुन बैच से अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या वो इनफ है, अगर आपके आने वाले शिफ्ट में है उसी को पढ़ें या कुछ और एडिशनल करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैब की। अभी तक की हम जितनी भी शिफ्ट को अगर एनालिसिस करके देखते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो सवाल आ रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज से सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की शिफ्ट में एक पैसेज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों की शिफ्ट में 2 पैसेज भी आए हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में 1 पैसेज या 2 पैसेज आ सकता है। अगर आपका पेपर कुछ दिन बाद है तो आप थोड़ा सा पैसेज की प्रैक्टिस कर लेना। थोड़ा सा अच्छे लेवल का भी आ रहा है और इजी लेवल का भी आ रहा है। उसके बाद आपकी अगर हम बात करते हैं PQRS आ रहे हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिनको आप बोलते हो। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखोगे तो आप आराम से PQRS भी कर लोगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी आपके सवाल बन रहे हैं। फिक्स्ड प्रपोजिशन से भी आपके सवाल बन रहे हैं। बच्चों ने बताया कि फिक्स्ड प्रपोजिशन से भी काफ़ी सवाल उनकी शिफ्ट में, मतलब एक सवाल उनकी शिफ्ट में पूछा गया है। हर एक शिफ्ट में हो सकता है कि एक सवाल फिक्स प्रपोजिशन का दिया जा रहा है, जैसे TCS जनरली देती थी। उसके बाद जो आपका स्पॉटिंग एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वो तो जनरली आपके पेपर में ग्रामर से पूछा ही जाता है। एक आपका स्पेलिंग एरर से भी सवाल आ रहे हैं। 2-2, 3-3 स्पेलिंग एरर भी पूछी जा रही हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया स्पॉटिंग एरर, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यहाँ से आपके सवाल बन रहे हैं। ये आपका ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से सवाल बन रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर आप अर्जुन बैच से पढ़े हुए हो तो आपको देखो अर्जुन बैच में ग्रामर में 2 क्लास कराई हैं। एक 45 ग्रामर रूल, एक आपकी एडिशनल ग्रामर क्लास कराई थी जिसमें एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, PQRS, ठीक है, ये PQRS वगैरह आपको पढ़ाए गए थे। तो अगर आपने 45 ग्रामर रूल की क्लास देखी है और एडिशनल ग्रामर क्लास देखी हुई है, और अभी कुछ दिन पहले आपको एक स्पॉटिंग एरर की क्लास भी कराई थी जिसमें CGL CHSL में जो स्पॉटिंग एरर पूछे गए थे वो कराए गए थे। तो अगर आपने इंग्लिश में सिर्फ ये 3 क्लास देखी हैं, लगभग 4-4 घंटे की ये है और लगभग 2 घंटे की क्लास ये है, लगभग 10 घंटे का भी आपने कंटेंट देखा है, यहाँ से एक सवाल भी बाहर नहीं आ रहा है। ये मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ। जो बच्चा पेपर दे के आया हुआ है आप जाके उनसे बात कर सकते हो। एडिशनल ग्रामर की क्लास, 45 ग्रामर रूल और ये स्पॉटिंग एरर थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने ये 3 क्लास देखी हुई हैं, अगर नहीं कोई क्लास देखी हुई है तो जाके देख लेना। अगर देखी हुई है तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एक भी सवाल इन 3 क्लास से बाहर नहीं आएगा ग्रामर के अंदर, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वोकैबुलरी की, तो देखो वोकैबुलरी में आपको 4 तो वन शॉट कराए गए थे वोकैबुलरी के, जिसमें एक वन शॉट में 401 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे, एक में 300 सिनोनियम्स कराए थे, एक में 175 एंटोनियम्स कराए थे और एक में आपका 400 ईडियम्स कराए थे। साथ ही में एक आपको SSC की कंपाइलेशन प्रोवाइड करी थी। अब ये कंपाइलेशन क्या थी, जो अभी तक यहाँ पर एग्जाम में आपकी वोकैबुलरी पूछी गई थी SSC के द्वारा, जैसे CGL में, CHSL में, स्टेनो में, फेज 13 में, ये जितनी भी वोकैबुलरी पूछी गई थी, सारे बनवर्ड एक जगह, सारे सिनोनियम से एक जगह, एंटोनियम से एक जगह, ईडियम से एक जगह, ये सभी आपको प्रोवाइड किए गए थे। ऐसे आपका जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप वो PDF डाउनलोड कर सकते हो, फ्री अपलोडेड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड की गई थी वोकैबुलरी के लिए। अगर आपने सिर्फ इतना किया है,
आपको बोला था कि ये 4 क्लास कर लो और इसमें जो भी नई वोकेबलरी मिले आपको वो कर लेना। यहाँ से बाहर इन ये 4 वन शॉट से और यहाँ से बाहर एक भी वोकेबलरी नहीं है। अगर आपने इतना किया, हो सकता है कि एक वोकेबलरी इधर उधर आ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगी, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। मैं जब आपको वोकेबलरी पढ़ा भी रहा था तब भी आपको बोलता था कि भैया 80 to 90% जो वोकेबलरी है वो यहीं से आएगी। और 80 to 90% छोड़ो, 100% वोकेबलरी अगर आपने ये 5 सोर्स सिर्फ फॉलो किए हैं, लगभग 1100-1200 वोकेबलरी ये है। और ये जो आपको कंपाइलेशन दी है इसमें ज़्यादातर हमने इसमें करा दी है, जो नई वोकेबलरी है सिर्फ वो करना है। ठीक है, तो 200-300 वर्ड ऐसे होंगे, 100-200 वर्ड ऐसे मान लो जो नए हैं, तो 1200-1300 वोकेबलरी भी अगर आपने करके गए हो तो आपकी सारी वोकेबलरी यहीं से आने वाली है। कहने का मतलब है आपको इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकेबलरी के लिए टेंशन नहीं लेनी है। अभी तक जितने भी बच्चे पेपर दे के आए हैं, किसी ने भी ये नहीं बोला है कि भैया ग्रामर में जो आपने पढ़ाया था वहाँ से बाहर आया है, या वोकेबलरी में आपने जो पढ़ाया है वहाँ से बाहर आया है। इंग्लिश ग्रामर के अंदर और वोकेबलरी के अंदर जो आपको कराया गया था, जितना आपको बताया गया था वहीं से आया है। तो इस इंग्लिश के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और अगर हम बात करें इंग्लिश का लेवल, तो इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इंग्लिश का लेवल मॉडरेट मान के चल सकते हो। कहने का मतलब है इंग्लिश का लेवल ऐसा है कि आप 25 में से 25 भी स्कोर कर सकते हो। थोड़ा सा अगर हार्ड गया तो 22-23 क्वेश्चन तो आराम से स्कोर कर सकते हो। इस तरह का इंग्लिश का लेवल आ रहा है। तो इंग्लिश के लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जितना आपको बताया गया है सिर्फ उतना कर लो, मोर देन इनफ है। अब अगर हम बात करते हैं जीके की, अब देखो जीके की अगर हम बात करते हैं तो जीके में कुछ शिफ्ट बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट बना दी हैं और कुछ शिफ्ट यहाँ पर थोड़ी सी इजी बनाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीके में काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है, मैं आपको बिल्कुल रियल बताऊंगा कि भैया हम जो पढ़े हैं सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो हमको आ रहे थे। बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है कि भैया 10-11 क्वेश्चन थे जो हमको एग्जैक्ट आते थे। बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू दिया है कि भैया 15-16 क्वेश्चन थे जो हमको आते थे। अब इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है जीके के अंदर। अभी जीके के अंदर सबसे पहले हम अर्जुन बैच के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने अर्जुन बैच पढ़ा है तो क्या एडिशनल करना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट और टॉपिक के बारे में भी बात करेंगे। देखो, अगर आपने अर्जुन बैच से जीके पढ़ी है तो आपको कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब मैं अर्जुन बैच करा रहा था उस वक्त मैं एक बात बोला था कि देखो हम वो सब करा देंगे जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं बनेगा तो फिर वो किसी बच्चे से नहीं बनेगा। और ये मैं आज भी आपको बोल रहा हूँ, जो सवाल आपको नहीं आ रहा, अगर आप 100% अर्जुन बैच पर डिपेंड हो और जो सवाल आपको नहीं आ रहा वो फिर किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा, चाहे वो कहीं से भी पढ़ा है, किसी भी किताब से पढ़ा है, किसी भी फैकल्टी से पढ़ा है, किसी भी टीचर से पढ़ा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ा है चाहे ऑनलाइन पढ़ा है, जो सवाल अगर अर्जुन बैच वाला बच्चा नहीं बना पाएगा वो फिर कोई भी नहीं बना पाएगा। क्योंकि जो सवाल नहीं बन रहे हैं वो नहीं बनने लायक हैं। वो सवाल इतने ज़्यादा इररेलेवेंट हैं कि वो सवालों के आपको आंसर किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में अभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। आपको ऐसा नहीं है प्रेशर में आके तुक्के लगाया हो और गलत कराओ। बहुत सारे बच्चे हैं बोल रहे हैं भैया मुझे 12-13 क्वेश्चन आते थे और मुझे लगा कि इस पे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और मैंने 7-8 क्वेश्चन तुक्का मार दिया, मेरे 7-8 क्वेश्चन के 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए। अब उनको ऐसा लग रहा है अगर मैं तुक्का मार के नहीं आता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो कहने का मतलब है जीके टफ भी आ रही है, कुछ शिफ्ट में इजी भी आ रही है। बच्चों के 15 से लेके 20 क्वेश्चन तक भी करके आए हैं। हमने आपको जो फीडबैक है, उनकी जो रिव्यू है वो भी शेयर किए हैं यूट्यूब पे, जाके आप देख सकते हो, पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हो। अभी आपसे आपकी फीडबैक भी मांगी है जो कम्युनिटी पोस्ट पर, एक कि आपका पेपर कैसा हुआ है, अर्जुन बैच से कितनी हेल्प मिली। तो अगर अभी तक आपने अपनी फीडबैक शेयर नहीं की है तो जाके कर देना। वहाँ पर कम्युनिटी पे जाओगे तो वहाँ पे पोस्ट दिखेगी आपको। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे 15 से 20 क्वेश्चन तक भी सिर्फ अर्जुन बैच की हेल्प से करके आए। और वहीं पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि भैया इतने ज़्यादा इररेलेवेंट सवाल थे कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, हमने बहुत सारे बच्चों ने बताया कि भैया मैं यहाँ से पढ़ा हूँ, इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखो, इररेलेवेंट पूछे जा रहे हैं, जीके सब के लिए टफ है। तो अगर जीके सबके लिए टफ है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी जीके बहुत ज़्यादा टफ है, अगर आप 10-12 क्वेश्चन भी बना लोगे ना
तो तब भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। थोड़ा अगर हल्का सा स्लाइटली मॉडरेट साइड है तो कम से कम ट्राई करना कि 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में अटेम्प्ट कर पाओ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस के बारे में। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली अर्जुन बैच के बारे में। अर्जुन बैच 100% आपके लिए इनफ है। डे 1 से बोलता आया हूँ, अगर हमने इतनी मेहनत की है भाई, लास्ट 1 साल से मेहनत की है, और जो बच्चा 1 साल से जुड़ा हुआ है उसे पता है कि कितनी मेहनत हुई है, हर एक चीज़ पढ़ाई गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं एनालिसिस के बारे में। तो देखो एनालिसिस में यहाँ पे टॉपिक अभी बाप को बताऊंगा, लेकिन देखो यहाँ पे टॉपिक अभी बताने का थोड़ा सा कम मतलब दिख रहा है। मैंने देखो ब्लॉक 1 का एनालिसिस किया, फिर उसके बाद ब्लॉक 2 का हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस किया। तो ये देखने को मिला कि अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री और अगर हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना थोड़ा सा गलत होगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना थोड़ा सा गलत क्यों होगा, क्योंकि देखो हिस्ट्री में एक तो टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन नए टॉपिक से भी सवाल पूछ रहे हैं। जो टॉपिक अभी तक नहीं पूछा गया हो सकता है वो अगली शिफ्ट में पूछ ले रहा है वहाँ से। तो आप ट्राई करो, आपका पेपर का थोड़ा टाइम में है तो आप कंप्लीट हिस्ट्री और स्टैटिक जीके रिवाइज करो। और इन दोनों का ही, चाहे वो हिस्ट्री है चाहे स्टैटिक जीके है, जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना। हिस्ट्री में जो हमारा एंशियंट इंडिया वाला पार्ट है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना, कोई भी हिस्ट्री और स्टैटिक जीके में इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना थोड़ा सा गलत है। जो अभी तक मैंने ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 एनालिसिस किया है, इन दोनों को एनालिसिस करके यही समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री आपको पूरी ही पढ़नी है, स्टैटिक जीके आपको पूरी पढ़नी है। जितना आप पढ़ सकते हो पेपर तक उतना पढ़ लो। ज़्यादातर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक बता देता हूँ आपको, जहाँ से मैक्सिमम सवाल रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ वो बताऊंगा टॉपिक। यहाँ पे बुद्धिज्म से बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट हो रहे हैं, गुप्ता एम्पायर से सवाल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, बुद्धिज्म हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गया, मगध एम्पायर। ठीक है, मगध पहले मैं आपको मौर्यन एम्पायर बता रहा था जब हम एनालिसिस किया था ब्लॉक 1 का, लेकिन ब्लॉक 2 के बाद जो मगध एम्पायर में ही आपका मौर्यन एम्पायर आता है। तो जो मगध एम्पायर की और जो डायनेस्टीज रही हैं उनके बारे में पढ़ लेना, वहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो तो आपका मौर्यन एम्पायर है ही है, वो आपको इसके बारे में यहाँ पे ध्यान रखना ही है। उसके बाद जो रीजनल डायनेस्टी है वहाँ से सवाल बन ही रहा है, चेरा, चोला, राष्ट्रकूट, प्रतिहाराज, पालाज, तो वो भी रीजनल डायनेस्टीज भी कर लेना, रीजनल डायनेस्टीज से सवाल बन रहा है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा सवाल रिपीट नहीं हुए, लेकिन बहुत शिफ्ट में आए हैं सवाल, तो थोड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन भी अच्छे से कर लेना। दिल्ली सल्तनत से सवाल रिपीट हो रहे हैं, मुगल पीरियड से सवाल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है वहाँ से सवाल रिपीट हो रहे हैं, आपके गवर्नर जनरल से भी सवाल रिपीट हुए हैं, वाइस रॉय से भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। बात बाकी का यार, हिस्ट्री में जब इतने कर लोगे तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री करनी ही पड़ेगी, और भी टॉपिक से सवाल पूछे गए तो फिर वो तो पूरी हिस्ट्री वाली बात आ गई। ठीक है, तो हिस्ट्री और स्टैटिक जीके एक ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको पूरा ही करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में वो पार्ट आप छोड़ सकते हो जो आपका ज्योग्राफी वाला होता है, जैसे नेशनल पार्क हो गए, लेक्स हो गए, डैम्स हो गए, वो सब टॉपिक से सवाल आपके नहीं बन रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से बन रहे हैं, स्पोर्ट्स से बन रहे हैं, अवार्ड से बन रहे हैं। मैं आपको स्टैटिक जीके का भी बता देता हूँ। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत सवाल बन रहे हैं। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छे से कर लेना। सेंसिस से बहुत सवाल बन रहे हैं, सेंसिस अच्छे से कर लेना। सेंसिस 2011 या सेंसिस से जितना भी आपने पढ़ा है। ठीक है, फोक डांस फेस्टिवल से बहुत सवाल बन रहे हैं, फोक डांस एंड फेस्टिवल अच्छे से कर लेना। फोक डांस एंड फेस्टिवल अच्छे से कर लेना, यहाँ से सवाल बन रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर से हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। बुक्स एंड ऑथर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर शिफ्ट में सवाल पूछे जा रहे हैं। टेम्पल और उसके आर्किटेक्चर से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, टेम्पल एंड इट्स आर्किटेक्चर से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, तो ये भी देख लेना। अभी मैंने देखा जो हाल ही के कुछ शिफ्ट हुई हैं ब्लॉक 2 में, उसमें अबॉर्ड से भी काफ़ी सवाल आए हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेना। स्पोर्ट्स से भी काफ़ी सवाल आए हैं, स्पोर्ट्स में टर्मिनोलॉजी से काफ़ी सवाल आए हैं, तो ये भी थोड़ा आप देख लेना। बाद बाकी का स्टैटिक जीके और हिस्ट्री आपको पढ़ना सब पूरा ही है, लेकिन जो ये स्क्रीन पे यहाँ टॉपिक दिख रहे हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखना। अब हम आते हैं अपनी इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी हमारा अच्छा खासा वेटेज रह रहा है पेपर में। तो देखो इकोनॉमिक्स में एक तो आपको बेसिक इकोनॉमी पढ़नी है, सेक्टर्स वगैरह पढ़ने हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सारी चीज़ें जो बेसिक इकोनॉमी के टर्म्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। जीडीपी, जीएनपी वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। 5 ईयर प्लान तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है, आपको फ्रॉम द डे 1 आपको बताया जा रहा है। इंडस्ट्री पॉलिसी आपको बताई जा रही है कि फ्रॉम द डे 1 इम्पोर्टेंट है।
जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं भारत में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वहाँ से आपके सवाल बन ही रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बजट से आपके सवाल बन रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का भी काफ़ी अच्छा खासा वेटेज है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी भी कहीं पीछे नहीं रह रही है। देखो 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ से ज़्यादातर सवाल पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो मेरे भाई एटमॉस्फेयर अच्छे से कर लेना। ठीक है, और जो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अर्थ होता है, आप अर्थ के ऊपर वाली लेयर, अर्थ के नीचे वाली लेयर, वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद जो फिजियोग्राफी है, फिजियोग्राफी, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है भारत का, फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो 5 भागों में बांटा जाता है, उसको अच्छे से कर लेना। रिवर सिस्टम से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, तो एटमॉस्फेयर मैंने बताया। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अर्थ आपको बताया, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अर्थ अच्छे से पढ़ लेना। नीचे जो लेयर हैं और धरती के ऊपर जो लेयर हैं उनको अच्छे से करना। फिजियोग्राफिक डिवीजन अच्छे से कर लेना भारत का, फिजियोग्राफिक डिवीजन अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका मिनरल से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रिवर सिस्टम से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अगर आपके पास टाइम हो तो ट्राई करना कि स्टैटिक जीके पूरी रिवाइज कर लो, हिस्ट्री पूरी रिवाइज कर लो। ठीक है, नया कुछ भी नहीं करना आपको, ज्योग्राफी पूरी रिवाइज कर लो और इकोनॉमिक्स पूरी रिवाइज कर लो। ये 4 सब्जेक्ट पूरे रिवाइज करने के बारे में थोड़ा सा सोचना। और देखो पॉलिटी के सवाल कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा बहुत पॉलिटी से भी सवाल पूछने स्टार्ट हो गया है। जैसे थोड़ा सा पार्ट्स एंड शेड्यूल्स पढ़ लेना, किस पार्ट और किस शेड्यूल में क्या है। ठीक है, और जो 7th शेड्यूल है वो थोड़ा सा अच्छे से कर लेना, वहाँ से सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं, सीजीएल वगैरह में पूछे गए थे, आपके पेपर में पूछे गए। जो डिवीजन ऑफ पावर्स हैं, 3 जो लिस्ट होती हैं, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, वो अच्छे से थोड़ा सा कर लेना। उसके बाद अगर हम बात करें पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से भी आपके सवाल बन रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आप पॉलिटी में कर लेना। वैसे ज़्यादा सवाल पॉलिटी से बन नहीं रहे, आपकी शिफ्ट में 1 सवाल पूछा जाएगा या 1 भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस में जो सवाल बन रहे हैं, प्लांट टिश्यू से सवाल बन रहे हैं, लाइफ प्रोसेस से सवाल बने हैं, प्रोसेस। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट से सवाल बने हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। डिसीज से सवाल बने हैं, ब्रेन से सवाल बने हैं, फोर्सेस से सवाल बने हैं। लेकिन मैं एक बात वही कहूँगा कि ये कहना कि ये टॉपिक पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, थोड़ा गलत है, क्योंकि थोड़े नए नए टॉपिक से भी सवाल बने हैं। तो वही है कि अगर आपके पास टाइम हो तो जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 1 शॉट में आपको कराया, एटलीस्ट उतना कर लेना। ठीक है, उतना रिवीजन कर लेना अगर आपको टाइम मिल जाए तो। पहले फोकस रखना है इन 4 सब्जेक्ट पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा। देखो, अगर आप पेपर दे आए हो तो फिर आपके लिए बाद में बात करेंगे जब हमारी आंसर की आ जाएगी। लेकिन एक बच्चा जो पेपर देने जा रहा है उसके दिमाग में क्या होना चाहिए कि इतना अगर कर लो तो फिर तुक्का मत मारना। देखो, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, अगर आप 110 के आसपास, 110 मार्क्स के आसपास अटेम्प्ट कर लो ना, आसपास ±5 अटेम्प्ट कर लो, तो फिर तुक्का मत मारना, इस नंबर पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा कट ऑफ कम जाएगी, ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। अगर आप यूआर ओबीसी अगर इस दर से हो, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो अगर आप 105 प्लस कर लेते हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में रख सकते हो। इसके बाद तुक्का मारने की कोशिश मत करना। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, अगर आप 95 से 100 के बीच में भी अगर आपका स्कोर कर लेते हो पेपर में, अगर आपको लगता है कि आपने इतना अटैम्प्ट कर लिया कि आपके इतने मार्क्स तो आ जाएंगे, तो फिर ट्राई करना कि फिर तुक्का ना मारो, फिर इतने नंबर पर भी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये मिनिमम सेफ स्कोर है। अगर ज़्यादा कर रहे हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना करने के बाद फिर तुक्का मत मारना। क्या होता है, हम लगता है यार 100 नंबर का अटैम्प्ट हो गया, अब मेरा तो होगा नहीं, अब मैं 7-8 क्वेश्चन तुक्का मार देता हूँ, 3-4 तो सही हो ही जाएंगे। पता चल रहा है कि घर आके 7-8 के 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए, और 99% पॉसिबिलिटी गलत होने की होती है, सही होने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो, ये आपका थोड़ा सा सेफ स्कोर है। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।